हमने अपने पिछले वीडियो में कास्ट को पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कास्ट को पढ़ा। उसके अंतर्गत हमने मनी कास्ट, रियल कास्ट और अपॉर्चुनिटी कास्ट को पढ़ा। चूँकि हमने मनी कास्ट को दो भागों में डिवाइड किया था। पहला भाग था एक्सप्लिक्ट कास्ट और दूसरा भाग था इम्प्लिक्ट कास्ट। और फिर उसके बाद हमने शॉर्ट रन कास्ट और लॉन्ग रन कास्ट को जाना था। आज हम इस वीडियो में उन सभी से बनने वाले MCQ प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरण में कौन सा समीकरण सही है? चूँकि ABCD 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से एक ऑप्शन सही है और 3 ऑप्शन गलत है। तो जो C ऑप्शन है वही सही है। चूँकि हम जानते हैं जो मनी कॉस्ट होता है वो स्पष्ट लागत और अस्पष्ट लागत का योग होता है। चूँकि मनी कास्ट को जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें हमने चर्चा किया था। चूँकि जो सामान्य लाभ है वह अस्पष्ट लागत का ही कह सकते हैं, एक हिस्सा है। सामान्य लाभ वो लाभ होता है कि उत्पादक को उत्पादन करने के लिए इतना लाभ तो होना चाहिए कि वो उत्पादन को जारी रख सके। अगला क्वेश्चन है कि स्पष्ट लागतों में निम्नलिखित मुख्य है। ये ऑप्शन दिया है कच्चे माल की कीमत, बी है श्रमिकों की मजदूरी, सी है उधार पूंजी पर ब्याज, डी है इनमें से सभी। स्पष्ट लागतों में निम्नलिखित मुख्य हैं। चूँकि स्पष्ट लागत से तात्पर्य वो होता है जो प्रत्यक्ष रूप से उत्पादक साधनों के ऊपर व्यय करता है। तो प्रत्यक्ष रूप से क्या व्यय करता है? तो कच्चे माल की उसका कीमत चुकाता है तो उसे प्रत्यक्ष रूप से व्यय करता है, श्रमिकों की मजदूरी देता है, उधार पूंजी पे ब्याज देता रहता है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं डी ऑप्शन है वही सही ऑप्शन है। उपरोक्त सभी ऑप्शन सही है। अगला जो हमारा क्वेश्चन वो है, स्पष्ट लागतें वे लागतें हैं जिनको उत्पादनकर्ता अन्य उत्पादन के साधनों के बदले अपने स्वामित्व को देता है। जो ए ऑप्शन है यही सही ऑप्शन है। चूँकि स्पष्ट लागत हम जानते हैं कि स्पष्ट रूप से वह साधनों पर व्यय करता है उत्पादक। तो चूँकि ए ऑप्शन लिखा है कि उत्पादनकर्ता अन्य उत्पादन के साधनों के बदले अपने स्वामित्व को देता है, यानी साधन किसी से खरीदता है तो उस साधन के बदले वह जो कीमत चुकाता है तो उसे हम स्पष्ट लागत कह सकते हैं। यानी साधन की जो वैल्यू है, जो मनी वैल्यू है, वही जो है स्पष्ट लागत यानी एक्सप्लिक्ट कॉस्ट है। अगला जो क्वेश्चन हमारा चौथा वो है, किसी वस्तु की मौद्रिक लागत में शामिल की जाती है। ए ऑप्शन है स्पष्ट लागतें, बी है केवल अस्पष्ट लागतें, सी है सामान्य लाभ, डी है इनमें से सभी। चूँकि मनी कास्ट में हम जानते हैं कि इसके दो अंग हैं, स्पष्ट कास्ट और अस्पष्ट कास्ट। चूँकि जो सामान्य लाभ है वह अस्पष्ट कास्ट का एक प्रकार से हिस्सा कह सकते हैं। तो जो डी ऑप्शन है वही सही है इनमें से सभी। चूँकि स्पष्ट लागत और अस्पष्ट लागतें और सामान्य लाभ सभी का योग ही मौद्रिक लागत होता है। तो इस प्रकार से डी ऑप्शन ही सही ऑप्शन होगा। पांचवा क्वेश्चन वो है, स्पष्ट एवं अस्पष्ट लागतें अंग हैं। चूँकि हम जानते हैं मौद्रिक लागत इक्वल टू स्पष्ट लागत प्लस अस्पष्ट लागत। तो इस प्रकार से कह सकते हैं जो ए ऑप्शन है यही सही है। चूँकि मौद्रिक लागत के दो अंग स्पष्ट लागत और अस्पष्ट लागतें हैं। अगला क्वेश्चन जो छठा वो है, अवसर लागत का विचार है। ए है विशिष्ट साधनों में लागू नहीं होता, बी अविशिष्ट साधनों में लागू नहीं होता, सी ए व बी दोनों, डी कोई नहीं। जो ए ऑप्शन है वही सही है, जो विशेष साधनों में लागू नहीं होता। विशेष साधन से मतलब ये है कि अपने साधन को किसी एक वस्तु के उत्पादन में लगा दें। जैसे मान लीजिए भूमि है, भूमि एक साधन है और गेहूं का हम उत्पादन करना चाहते हैं तो एक प्रकार से कह सकते हैं भूमि उस समय गेहूं उत्पादन करने के लिए विशेष साधन का कार्य करती है। लेकिन पूर्णतः कोई विशेष साधन नहीं होता है। जैसे ही गेहूं का उत्पादन हुआ, कट गया, तो
खेत खाली हो गया, भूमि खाली हो गई, तो हम अगले फसल की बुआई करने की सोचते हैं। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो भूमि एक साधन है, उसे एक वस्तु का उत्पादन न करते हुए अब हम चाहें तो और भी वस्तुओं का उत्पादन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो ए ऑप्शन वही सही है, औसत लागत का विचार है, विशिष्ट साधनों में लागू नहीं होता है। जो अगला क्वेश्चन है हमारा 7वां, वो है निम्न में से किस लागत वक्र का आकार यू अक्षर की भांति होता है। ए ऑप्शन है औसत लागत यानी एसी एवरेज कॉस्ट, बी है औसत परिवर्तनशील लागत यानी एवीसी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, सी सीमांत लागत यानी एमसी, डी सभी। चूँकि शॉर्ट रन कॉस्ट पढ़ा रहे थे हम, तो उसमें हमने एवरेज कॉस्ट का वक्र बनाया था जो यू आकार का था। एबीसी को भी हमने अलग से बनाया था। जब हमें एसी, हम जानते थे कि एसी इक्वल टू एएफसी प्लस एबीसी होता है, तो यह प्रूव करने के लिए कि एबीसी प्लस एएफसी एसी के बराबर होता है, तो इसके लिए हमने एबीसी और एएफसी का अलग अलग रेखा चित्र बनाया था जो यू आकार के थे। और जो सीमांत लागत है, सीमांत लागत भी यू आकार का होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो डी ऑप्शन है यह सही ऑप्शन है। 8वां क्वेश्चन है सीमांत लागत को निम्न सूत्र से व्यक्त किया जा सकता है। तो हम देख रहे हैं जो बी ऑप्शन है यही सही ऑप्शन है। सीमांत लागत यानी मार्जिनल कॉस्ट एमसी, तो एम सी एन बराबर टी सी एन माइनस टी सी एन माइनस 1 यानी बी ऑप्शन सही है। चूँकि जब हम यूटिलिटी पढ़ रहे थे तो इसमें हम मार्जिनल यूटिलिटी का सूत्र जानते थे कि मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू ट्यू एन माइनस 1, जहाँ पे ट्यू टोटल यूटिलिटी है। यानी जब यूटिलिटी पढ़ रहे थे तो हमने एम यू इक्वल टू ट्यू एन माइनस 1 का सूत्र हमने दिया था। और जब हम एम पी पढ़ते हैं यानी मार्जिनल प्रोडक्ट का जब हम फार्मूला निकालते हैं तो उसमें भी हम सूत्र लिखते हैं टी पी एन माइनस 1। इस प्रकार से जब हम एम सी की बात करते हैं यानी मार्जिनल कॉस्ट की, तो इसमें भी हम टोटल जोड़ देते हैं। टोटल तो वही रहता है, केवल सी के जगह सी लिखते जाते हैं यानी टी सी एन माइनस 1 हो जाता है। हमारा अगला जो क्वेश्चन वो है 9वां, जब सीमांत लागत घटती है तो कुल लागत क्या होती है। ए घटती है, बी बढ़ती है, सी घटती हुई दर से बढ़ती है, डी समान रहती है। सीमांत लागत यानी एम सी, कुल लागत मतलब टी सी। हमने इसे समझने के लिए एक तालिका बनाया है। इस तालिका में हमने टी एफ सी, टी बी सी, क्यू यानी क्वांटिटी, ए सी एवरेज कॉस्ट, टी सी टोटल कास्ट, एस एम सी यानी शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट को हमने बनाया है। चूँकि टी एफ सी 10 है, चूँकि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, चूँकि ये निश्चित है, टी बी सी वेरिएबल है, क्यू क्वांटिटी मात्रा है। हम देख रहे हैं, हमारा प्रश्न ये है कि जब एम सी घटती है तो कुल लागत क्या होता है। देख रहे हैं एम सी 8 से 6 हो रही है, 6 से 4 हो रही है यानी घट रही है। तो टी सी हम देख रहे हैं कि 10 से 18, 18 से 24, 24 से 28। चूँकि पहले इकाई में हम देख रहे हैं कि हमारी जो टी सी है वो 10 है और एम सी 0 है, लेकिन जैसे दूसरी इकाई होती है वैसे ही टी सी 18 हो जाती है यानी +8 की वृद्धि हुई है, और एम सी हमारी 8 है यानी +8 की वृद्धि हुई। जब तीसरी इकाई के उत्पादन की बात हम करते हैं तो उसमें हम देख रहे हैं कि टी सी 18 से 24 हो जाती है यानी +6 ही बढ़ी है, पहले की अपेक्षा घटी है। यानी पहले +8 बढ़ी थी, 10 से 8 हुई थी, 18 हुई थी, और अब 18 से 24 +6 ही बढ़ी है। फिर उसके बाद 24 से 28 हो जाती है +4। तो इस प्रकार देख रहे हैं कि जब एम सी 8 से 6, 6 से 4 यानी घट रही है, तो टी सी भी 10 से 18 यानी बढ़ी है, लेकिन फिर 18 से 24 यानी घटते हुए बढ़ रही है।
इस प्रकार से कह सकते हैं, इस तालिका से हम यह स्पष्ट कर पाएंगे कि जब MC घटती है तो कुल लागत टोटल कास्ट है वह घटती हुई दर से बढ़ती है। इस अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है 10वां। जब औसत लागत कम होती है तो सीमांत लागत होती है। ए ऑप्शन है औसत लागत के बराबर, बी है औसत लागत से नीचे रहती है, सी है बढ़ती है, डी है स्थिर रह सकती है। तो जो बी ऑप्शन वही सही ऑप्शन है। जो बी ऑप्शन है वो है औसत लागत से नीचे रहती है सीमांत लागत, यानी औसत लागत जब कम होती है तो सीमांत लागत औसत लागत से नीचे रहती है। जब आप AC और MC का वक्र बनाएंगे तो वह सिचुएशन जब औसत लागत कम रहती है तो जो सीमांत लागत है औसत लागत से नीचे रहती है। ये जो तालिका है इसके माध्यम से भी हम समझ सकते हैं कि जब देख रहे हैं AC 12 है यानी कम है तो सीमांत लागत यानी SAMC 6 है, यानी 12 अधिक यानी कह सकते हैं ऊपर रहेगा और 6 से नीचे है। इस प्रकार से कह सकते हैं जब AC मिनिमम है 12 तब भी जो MC है वह नीचे यानी 6 है। आगे हम अब अपने क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 11वां। जब औसत लागत घटकर न्यूनतम हो जाती है तो ए ऑप्शन है MC और AC, बी TC मैक्सिमम होती है, सी MC बढ़ती है, डी कोई नहीं। तो जब औसत लागत घट के अपने न्यूनतम पॉइंट पे आ जाती है तो यदि हम MC और AC में संबंध स्थापित करते हैं तो जब MC और AC एक दूसरे को काटते हैं जहाँ पे बराबर होते हैं यानी उसके न्यूनतम पॉइंट पे AC के, तो MC और AC होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो ए ऑप्शन है यह सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है 12वां। उत्पादन 0 होने पर अल्पकाल में स्थिर लागत A 0 रहेगा, B पॉजिटिव, C निगेटिव, D नॉन। चूँकि शॉर्ट रन में हम जानते हैं कि उत्पादन यदि 0 भी हो जाए तो जो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट है वो उतना के उतना ही रहेगा, यानी उत्पादन की बढ़ती हुई इकाई फिक्स्ड कॉस्ट पे कोई प्रभाव नहीं डालती है, यानी फिक्स्ड कॉस्ट पॉजिटिव रहेगी उत्पादन 0 होने पर भी। इस प्रकार से बी ऑप्शन सही है। 13वां क्वेश्चन है अल्पकाल में TPC यानी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट या TC टोटल कॉस्ट इक्वल टू TFC प्लस TBC। तो इस प्रकार से जो ए ऑप्शन यही सही ऑप्शन है, क्योंकि जो टोटल कॉस्ट होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट का योग होता है। 14वां क्वेश्चन है कुल स्थिर लागत उत्पादन आकार में स्वतंत्र होती है, बी है उत्पादन आकार पर निर्भर करती है, सी शून्य उत्पादन पर शून्य, डी है उत्पादन के साथ साथ घटती है। इस प्रकार से जो ए ऑप्शन है सही है, क्योंकि कुल स्थिर लागत यानी जो लागत स्थिर है यानी उत्पादन के आकार से स्वतंत्र, यानी उत्पादन बढ़े या ना बढ़े वह कुल स्थिर लागत वह निश्चित है। इस प्रकार से जो है ए ऑप्शन है वो सही है। 15वां क्वेश्चन है आयताकार अतिपरवलय का संबंध है, यानी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का संबंध है। निम्न ऑप्शन में से एक सही ऑप्शन चुनना है। ए है TFC वक्र से, बी है TBC वक्र से, सी है AFC वक्र से और डी है ABC वक्र से। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो सी ऑप्शन है सही है AFC वक्र से, चूँकि AFC में हम जानते हैं कि एक बिंदु पर जो होता है हमारा, चूँकि AFC इक्वल टू TFC अपॉन क्वांटिटी होता है। TFC जहाँ पर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और की क्वांटिटी है, यानी यदि आप टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को निश्चित मानते हैं फिर उसके बाद आउटपुट की इकाइयों को बढ़ाते जाते हैं तो इस प्रकार से एक प्रकार से घटती हुई एक ऋणात्मक ढाल वाली रेखा प्राप्त होती है। वह आयताकार अतिपरवलयाकार का होता है, यानी उसके जो नीचे सभी आयताकार क्षेत्रफल उसके बराबर होते हैं।
तो इस प्रकार से जो AFC वक्र से आयताकार अति परवलय का संबंध होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है 16वां, कौन सा कथन सत्य है। 4 ऑप्शन ABCD दिए हुए हैं, जो B ऑप्शन यही सही होगा। चूँकि हम जानते हैं कि AC = AFC + ABC होता है, चूँकि इसे हमने प्रूव भी किया है कि इस प्रकार से एक रेखाचित्र के माध्यम से हमने AFC में ABC को जोड़ा है और AC को हमने प्राप्त किया है, AC का एक वक्र हमने बनाया है। तो इस प्रकार से B ऑप्शन ही सही है। 17वां क्वेश्चन, AC के न्यूनतम होने की दशा में सीमांत लागत AC के बराबर होती है। हमने अभी एक प्रश्न में इसकी चर्चा की है, तो C ऑप्शन सही है। 18वां, MC वक्र का ABC के साथ वही संबंध होता है जो AC के साथ होता है, यानी MC = AC। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं A ऑप्शन ही सही है। 19वां क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य है। दीर्घकालीन औसत लागत वक्र आवरण वक्र होता है। B अल्पकालीन औसत लागत वक्र आवरण वक्र होता है। C ABC वक्र आवरण वक्र होता है। D MC वक्र आवरण वक्र होता है। आवरण से मतलब है कि क्षेत्रफल और समय एक दूसरे के विपरीत हो। तो जो A ऑप्शन है यही सही है हमारा। लास्ट और अंतिम जो क्वेश्चन हमारा है वह है 20वां, निम्न में कौन सा वक्र U आकार का नहीं है। चूँकि जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो वक्र है ये भी U आकार का, जो हमने इसे एक बार बताया था किस प्रकार से U आकार का होता है। AFC जो C ऑप्शन है यह U आकार का नहीं होता है, क्योंकि हमने बताया था किस प्रकार से यह रिसेंटिकुलर हाइपरबोला को व्यक्त करता है। AFC AC भी U आकार का होता है, MC भी U आकार का होता है, लेकिन AFC U आकार का नहीं होता है। यह आयताकार अति परवलयाकार से संबंध होता है AFC का। तो 20वां क्वेश्चन का जो C ऑप्शन है यह सही ऑप्शन है। इस प्रकार से हमने इस वीडियो में MCQ प्रश्न को सॉल्व किया।